नमस्कार, जोहर न्यूज पोस्ट देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। चलिए आज बात करेंगे झारखंड में हुए 38 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले की, जिसने छत्तीसगढ़ और दिल्ली में हुए शराब घोटाले की तरह ही खलबली मचा दी है। लेकिन जैसे जैसे इसे खंगाला जा रहा है, इसकी परत दर परत खुलते जा रही है। इसमें कई बड़े नाम शिकंजे में भी आ रहे हैं। हालांकि अभी तोहमतें ही लग रही हैं और अभी कोर्ट में कोई दोषी साबित नहीं हुआ है। वैसे इस घोटाले में अभी और कई पन्ने खुलने बाकी हैं, जिसमें मालूम पड़ेगा कि आखिर कौन कौन से लोगों ने इस घोटाले को अंजाम दिया है। चलिए आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर कैसे ये स्कैम हुआ और कब ये प्रकाश में आया, साथ ही कैसे इसकी परत खुली, आपको तफसील से इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। दरअसल मौजूदा समय में एसीबी के जांच का जो स्टेटस है, उसके मुताबिक जांच एजेंसी ने अपनी जांच तेज करते हुए अब तक मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों सहित शराब कारोबारी से जुड़े 6 कारोबारियों को नोटिस भेजा है। इन सभी को अलग अलग तारीखों में पूछताछ के लिए एसीबी मुख्यालय बुलाया गया है। इनमें सबसे चर्चित नाम छत्तीसगढ़ निवासी सिद्धार्थ सिंघानिया का है। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ एसीबी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच के क्रम में उनके घर पर छापा मारा था। तब एक डायरी बरामद की गई थी। उसी के डायरी के पन्नों में झारखंड में शराब सिंडिकेट की साजिश और मैनेजमेंट की रणनीति का जिक्र था। इसमें यह जिक्र था कि छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट ने एक साजिश के तहत झारखंड में शराब नीति लागू करवाई थी, जिससे राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। सिद्धार्थ सिंघानिया के अलावा जिन अन्य कारोबारियों को नोटिस भेजा गया है, उनमें मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी मनीष जैन और राजीव द्विवेदी, महाराष्ट्र के पुणे निवासी अजय जयसिंह राव, अमित प्रभाकर सोलंकी और सुनील मारुत्रे कुंभकर शामिल हैं। यानी कि जैसे जैसे जांच की रफ्तार बढ़ रही है, वैसे वैसे घोटाले में शामिल लोग और घोटाले को लेकर बुनी साजिश भी सामने आ रही है। अब तक इस घोटाले में कुल 29 से अधिक लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है। इसके आगे की जांच के बाद मालूम पड़ेगा कि आखिर 38 करोड़ के घोटाले में और कितने नाम शामिल हैं, जिसने घोटाला करके राज्य सरकार के राजस्व को चूना लगाया है। झारखंड शराब घोटाले की सुगबुगाहट तो थी, लेकिन ये लाइमलाइट में 20 फरवरी 2025 को आया, जब झारखंड के सीनियर आईएएस अधिकारी विनय चौबे के घर सुबह करीबन 11 बजे एसीबी के अधिकारी की टीम पूछताछ के लिए पहुंची थी। इस दरमियान ही साफ हो गया था कि अब उनकी गिरफ्तारी तो तय है, क्योंकि पहले से ही उन पर शक और आरोप लग रहे थे। आखिरकार सभी की सोच और आकलन सही निकली और विनय चौबे को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके तुरंत बाद ही संयुक्त आबकारी आयुक्त गजेंद्र सिंह को भी इस घोटाले के आरोप में सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इसके बाद तो फिर झारखंड में एक नए घोटाले का अवतरण साफ साफ दिखाई पड़ने लगा था, जो पूरी तरह से झारखंड के शराब घोटाले के नाम से जाना जाने लगा। वहीं विपक्षी पार्टी भाजपा ने तो सीबीआई जांच तक की मांग कर डाली है। हालांकि इस घोटाले की सुगबुगाहट और हल्ला तो छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के बाद ही होने लगा था। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है कि मार्च साल 2022 में झारखंड में छत्तीसगढ़ मॉडल पर आधारित आबकारी नीति लागू की गई थी। बताया जाता है कि झारखंड की पिछली आबकारी नीति को राजस्व की कसौटी पर फ्लॉप करार देकर पूरा गेम प्लान तैयार किया गया था। इसको लेकर रायपुर में बैठक भी हुई थी और नई नीति बनते ही छत्तीसगढ़ का सिंडिकेट सक्रिय हो गया था। इस दौरान फर्जी होलोग्राम और अवैध शराब की सप्लाई कर राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। दरअसल ईडी ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ ICIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। जांच में पाया गया था कि कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने शराब कारोबारियों के साथ सिंडिकेट बनाकर छत्तीसगढ़ सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ ईडी ने वहां के IAS अफसरों समेत शराब कारोबारियों पर भी कार्रवाई की थी।
वहीं जांच के दौरान ईडी को पता चला था कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को अंजाम देने वाले सिंडिकेट ने झारखंड में भी नई उत्पाद नीति बनाई थी और झारखंड में भी शराब घोटाले को अंजाम उन्हीं लोगों ने दिया था। इस जानकारी के बाद छत्तीसगढ़ ईडी ने विनय चौबे को समन जारी कर पूछताछ के लिए छत्तीसगढ़ तक बुलाया था। बताया जाता है कि विनय चौबे ने छत्तीसगढ़ ईडी की पूछताछ में खुद को बेगुनाह बताया था। ईडी को दिए गए बयानों में उनका कहना था कि नई उत्पाद नीति सरकार की सहमति के बाद लागू की गई थी, इसमें उनका कोई गुनाह नहीं था। वहीं इसके बाद झारखंड के एक व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध शाखा में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट पर झारखंड में योजनाबद्ध तरीके से शराब घोटाले को अंजाम देने का आरोप लगाया गया था। वहीं आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओयू में दर्ज इस प्राथमिकी को ईसीआईआर के रूप में दर्ज कर ईडी झारखंड ने मामले की जांच शुरू की थी। अक्टूबर 2024 में ईडी ने विनय चौबे, गजेंद्र सिंह समेत अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की थी। वहीं साल 2022 में झारखंड में नई शराब नीति लाई गई थी। बताया गया था कि इस नीति से सरकार को बड़ा मुनाफा होने वाला है, लेकिन इस नीति को लागू होते के 2 साल तक करोड़ों का घोटाला शराब के जरिए हो गया। सरकार के खाते में पैसे न जाकर एक सिंडिकेट बना और उन तमाम लोगों के जेब में पैसा पहुंचने लगा। उसके कई किरदार छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार हो गए और आखिरकार एसीबी ने भी इस मामले की जांच करने को लेकर मामला दर्ज किया। इस पूरे प्लान को छत्तीसगढ़ के रायपुर में तैयार किया गया था और इसमें छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंधक निदेशक अरुणपति त्रिपाठी, शराब कारोबारी अनवर ढेबर की टीम बनी और इस पूरे खेल को खेला गया। बताया जाता है कि जांच में एजेंसी को जानकारी मिली कि झारखंड में देसी और विदेशी शराब का ठेका एक विशेष सिंडिकेट को दिया गया है, जिसमें नकली होलोग्राम लगाकर देसी शराब की बिक्री की जाती है। विदेशी शराब का जिम्मा एक विशेष कंपनी को दिया गया, जिसके जरिए मोटी रकम कमीशन के तौर पर इन तमाम लोगों को मिल रही थी। कमीशन के तौर पर मोटी रकम वसूली गई और सरकार के खाते में पैसा नहीं पहुंचा। कई शराब दुकानों में बाहर की शराब बेची जा रही थी। इस पूरे मामले में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही जिम्मेदार ठहराया है। इसमें उनके शामिल होने की भी बात कही जा रही है। वहीं भाजपा झारखंड शराब घोटाले को सीबीआई से जांच कराने की मांग भी कर रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आगे एसीबी की जांच में क्या सामने आता है। आखिर वो कौन कौन से नाम है जिसने झारखंड में शराब घोटाले को अंजाम दिया है और राज्य सरकार के राजस्व को चूना लगाया है। ऐसा लगता है कि जल्द ही इस घोटाले के राजदार और गुनहगार पकड़े जाएंगे। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।